Hello friends, I, Narayan Roy, welcome you to my YouTube channel and online class. This channel provides you an opportunity of online learning. In today's session, we are going to start Unit 1st of the subject Your Laws, Your Right. As you can see on your screen, the name of unit is Rule of Law and the Criminal Justice System in India. अर्थात भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली. In this unit, we will try to understand the idea of rule. यानी कि इस सेशन में, इस यूनिट की जब हम पूरी चर्चा करेंगे तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कानून का शासन क्या होता है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, और साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है. और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों की मदद से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिवीजन ऑफ पावर, जैसे कई विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से कैसे रूल ऑफ लॉ के विचार को वास्तविकता में तब्दील करता है. तो इन विषयों पर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द क्लास. भारत में कानून के शासन और आपराधिक न्याय व्यवस्था को समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ. कि रूल ऑफ लॉ क्या है, किस चिड़िया का नाम है रूल ऑफ लॉ. और इस चीज को समझाने के लिए मैं अपनी बात को एक चीज से शुरू करता हूं, एक उदाहरण से शुरू करता हूं. आप, मैं, हम सब एक समाज में रहते हैं, और इस समाज में रहने के नाते हमारी कई सारी आइडेंटिटीज हैं. सबसे पहले आपकी अपनी आइडेंटिटी, आप एक इंडिविजुअल हैं. उसके बाद आप किसी कम्युनिटी के मेंबर हो सकते हो. कम्युनिटी रिलीजियस हो सकती है, यानी आप किसी धर्म के मेंबर हो सकते हैं. सेम ऐसे ही किसी जाति के मेंबर हो सकते हैं. तो वो जाति का जो नाम है वो आपसे जुड़कर आपकी एक पहचान बनाता है. धर्म आपकी एक पहचान बनाता है. आपका लिंग आपकी एक पहचान, यानी आपका जो जेंडर है वो आपकी एक पहचान कंस्ट्रक्ट करता है. और आप खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल है. ये सब आपकी पहचान के रूप है. ये सब पहचान आपको कैसे मिली? हमारी सोशल लाइफ के कारण. आपको क्या लगता है कि जब हम आदि मानव के समय में थे, जब मानव उस प्रकार से रहता होगा, तब उसे इस प्रकार के आइडेंटिटीज की समझ होगी? नहीं. ये सब चीजों का जन्म हुआ हमारे धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण, और धीरे धीरे हम लोग इंडिविजुअल से एक कम्युनिटी लाइफ में शिफ्ट हो गए. इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग प्रगति तो करते गए, पर हमारे आगे कुछ चैलेंजेस उभरे. चैलेंजेस क्या थे? कि हम लोग एक क्लैश की अवस्था में फंस गए थे, एक संघर्ष की, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशंस में हम लोग अटक गए थे. होब्स ने अपनी थ्योरी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, ऐसी स्थिति को समझाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर की बात कही थी. सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर रूल, नियम, यानी कि कोई शासन नहीं है, कोई कानून वगैरह नहीं है, कोई बाहरी नई ताकत नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके. आप टोटली फ्री हैं. हम सब के सब इंडिविजुअल की तरफ फ्री हैं, और हम सब अपने गोल्स की परस्यूट में लगे पड़े हैं. हम सब लोग अपने संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इसी संतुष्टि की राह में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे इंटरेस्ट टकराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो परिवार हैं, या दो से चार, मान लीजिए 4 परिवार हैं, और उस परिवार में कुछ लोग बीमार पड़े, और उस बीमारी का इलाज किसी एक पौधे से होता है. ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक जो इलाज होते हैं, किसी एक पौधे से उसका इलाज होता है. लोग ढूंढने जंगल में जाते हैं, मिलते हैं, एक ही पौधा मिलता है. अब 4 परिवार हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी. ये तो लाजमी है. क्यों? क्योंकि हर कोई अपने फैमिली मेंबर को बचाने का प्रयास करेगा. तो सोच लीजिए, एक इंटरेस्ट की हम परस्यूट करना चाहते थे, हम अपने फैमिली मेंबर को बचाना चाहते थे, वो सारे के सारे लोग, और अब उनमें एक संघर्ष हो गया, और जो सबसे बलवान होगा वो
उस पौधे को ले जाएगा और अपनी फैमिली को बचा लेगा। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आपको वेरियस एग्जांपल्स, ढेरों एग्जांपल्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और ये कॉन्फ्लिक्ट केवल इस तरीके का नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ इंडिविजुअल और दूसरी तरफ नंबर ऑफ लोगों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी धर्म में कोई आडंबर है। आप एंशिएंट टाइम नहीं, आप इंडिपेंडेंस से पूर्व की स्थिति ले लीजिए। हमारे देश में सती प्रथा जैसी एक प्रथा थी, एक सती प्रथा नाम का एक चलन था, एक कस्टम था। धर्म का उससे बहुत गहरा संबंध था। राजा राम मोहन रॉय को फील हुआ कि ये चीज रैशनली गलत है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब एक तरफ राजा राम मोहन रॉय और एक तरफ पूरा समाज है। ये भी एक क्लैश है। ये क्लैश क्या है कि आपको इंडिविजुअल एक तरफ है, कम्युनिटी एक तरफ है। बताइए कौन सही, राजा राम सही या पूरी कम्युनिटी सही? सेम ऐसे ही आप लोग आज के समय में देख लीजिए। आज के समय आप देखिए, मान लीजिए किसी परिवार में शादी हो रही है और दहेज प्रथा आपने सुना होगा, बहुत एक कॉमन चलन है इंडिया में। और दहेज की बात हो रही है, लड़की और लड़की का भाई पढ़े लिखे हैं, वो लोग मना करने के दहेज नहीं देंगे। पर माँ बाप जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें समाज में रहना है, हमें अपनी लाज बचा के रखनी है, अपनी नाक बचा के रखनी है, समाज में रहना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, और वो लोग दहेज देने को तैयार है। तो माँ बाप कौन सही है? समाज की प्रथा, वो सारे लोग एक तरफ सही हैं, या इंडिविजुअल रूप से ये दोनों भाई बहन सही हैं? ये एक क्लैश है। और दूसरा क्लैश आपने समझा, हमारे इंटरेस्ट के परस्यूट के कारण हो जाता है। जैसे कि क्लास के दो क्लासमेट्स हैं, दोनों के दोनों टॉप करना चाहते हैं। अब उनके बीच आपको द्वंद्व देखने को मिलेगा, उनके बीच आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। वो नोट्स छुपाएगा एक से, दूसरा जल्दी भागकर किताब लाइब्रेरी से छुपाने की कोशिश करेगा। कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का लाइफ था। आज हमें ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। सोचिए, जब कोई रूल नहीं था, कोई कानून का शासन नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, उस समय कितना होता होगा। और ऐसी ही सिचुएशन को इमेजिन करते हुए जॉन लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी में, अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया में हमें रूल ऑफ लॉ से परिचित कराया। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में, आप जब पॉलिटिकल फिलॉसफी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे, तो जॉन लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया में यह बताया कि हम लोगों के बीच, मानव के बीच जो संबंध है वो मूल रूप से अच्छा संबंध है। मानव जो स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है, एक सहयोगी प्राणी है, खुशमिजाज है। परंतु स्वार्थ भावना के कारण कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं, और इस कारण से जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस पीस के डिस्टर्ब होने के कारण हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसका एक सॉल्यूशन है, इस क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट की लाइफ से निकलने का एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने आपस में आकर कुछ नियम डिसाइड किए, एक पेज उठाया, उस पर नियम लिखे और सबने साइन किए कि आज से हम इन नियम को मानेंगे। पहली संधि हो गई। पर अब संधि होने के बाद सवाल आया कि अगर कोई नियम को मानने से मना करे तब क्या करें? तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन लिखे, और अपने में से ही किसी को सरकार मान लिया कि ये व्यक्ति हम पर रूल करेगा, इसे हम पावर देते हैं कि हम पर रूल कर सकता है, और ये रूल करेगा उन्हीं रूल के माध्यम से जो हमने लिखे हैं, जो हमने इसे पावर दी है, उन्हीं सीमा के अंतर्गत रूल करेगा। और अब साइनिंग अथॉरिटी कौन हुए? एक तरफ सारे पीपल्स और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो शासन चलाएगा। दूसरी संधि हुई। और इस फिलॉसफी को जॉन लॉक ने हमारे सामने रखा, और उन्होंने हमें समझाया इस फिलॉसफी के माध्यम से कि हम लोग इस कॉन्फ्लिक्चुअल लाइफ से निकल सकते हैं। कैसे? कानून के शासन के द्वारा। कानून, लिखित कानूनों के माध्यम से हम लोग दायरे तय कर सकते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर के भी, कम्युनिटी के बिहेवियर के भी, और जो हम पर रूल करेगा उसके भी। और अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में
जॉन लॉक ने इस आइडिया को हमारे सामने रखा और यहीं से हमें रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट मिला और जस्टिस सिस्टम का आइडिया। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरी फिलॉसफी को समझाऊं तो ये समझिए कि एक क्लास है और क्लास में टीचर ने असाइनमेंट दिया, एक फील्ड प्रोजेक्ट दिया और उसमें 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ABCDE। 5 बच्चे हैं, नाम है ABCDE और ABCDE की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। ए पर सबका कॉमन फ्रेंड है, ए जो है वो सबका कॉमन फ्रेंड है। ए की बी से ही बनती है, सी से ही बनती है, डी से ही बनती है और ई से ही बनती है। और इसीलिए टीचर ने इस ग्रुप को बना दिया कि चलो ए संभाल लेगा। पहले ही दिन देखा कि उनमें बहस होने लगी कि नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ए ने कहा कि चलो ऐसा है, हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और सारे आइडियाज लिख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज करेंगे। उन्होंने लिख लिए और अब ए ने कहा कि चलो 5 लोग इस पर साइन करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हम लोग इसी को मानेंगे। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा, मान लीजिए बी ने कहा कि अगर सी और डी नहीं माने तब ए ने कहा कि ठीक है, तुम सब मेरी बात तो मानते हो, मैं वो पार्टी बन जाता हूं जो बाद में ये बात मनवाएगा और मैं किस तरीके से ये करूंगा ये भी हम लोग इसमें लिख लेते हैं। और एक तरफ मैं और एक तरफ तुम, यदि तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो, अगर तुम लोग इन नियम को नहीं मानोगे तब मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें मानूंगा। तो समझ लो BCDE ने ए को अपने में से हेड चुन लिया और अब ए को पावर दे दी गई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो ABCDE ने अपने साथ किया आपस में कि वो एक नियम को मानेंगे और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ए और दूसरी तरफ BCDE ने किया कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई या हम में से किसी ने नियम को तोड़ने का प्रयास किया या अवमानना की नियमों की, तो ए जो कहेगा हम उसको मानेंगे। और ए के काम के दायरे को भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया और हम साइन कर दिए। तो 2 संधियां हुई और इस प्रकार से एक सिविलाइज्ड ऑर्डर हो गया। अभी तक वो सब कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे थे। अब ए ने ऐसा समाधान निकाला कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया, गायब हो गया। और इसी फिलॉसफी को जॉन लॉक ने अपने आइडिया में हम सबके सामने रखा है और यहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है किस चीज की, रूल ऑफ लॉ की। तो हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपनी कॉन्फ्लिक्चुअल लाइफ, संघर्षमय जीवन से अपने आप को बचाने के लिए रूलों का यानी नियमों का, कानूनों का एक सिस्टम अरेंज करते हैं और फिर सारी व्यवस्था उस नियम के अनुसार चलती है और इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। और जब भी कोई इस रूल को तोड़ता है तो वही रूल के अनुसार, लिखे गए रूल के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है और न्याय किया जाता है। तो यही रूल ऑफ लॉ और जस्टिस सिस्टम है। जैसा कि यहाँ लिखा है, दैट्स वाई, जैसा कि इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिविजुअल्स टुगेदर गेव बर्थ टू अ सिस्टम ऑफ रूल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्चुअल लाइफ। दिस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ रूल एंड जस्टिस। यानी कि वर्तमान जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाज है उसमें इंडिविजुअल्स ने, न कि इंडिविजुअल्स यानी बहुत सारे इंडिविजुअल ने एक साथ आकर एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिससे कि वो अपने इस संघर्षमय जीवन, इस कॉन्फ्लिक्चुअल लाइफ को अवॉइड कर सकते थे। और इस तरीके से इस रूल ऑफ लॉ और के सिस्टम का जन्म हुआ। तो इस पूरी कहानी से आपको समझ आया होगा, ABCDE के एग्जाम्पल से और लॉक के आइडिया से, कि किस प्रकार से ह्यूमन ने अपने इवोल्यूशन प्रोसेस में एक स्टेज देखा जहां पर लाइफ बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्चुअल थी, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्चुअल थी। और इस कॉन्फ्लिक्ट भरी जंग से, अब इस कॉन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए, जैसा कि हॉब्स ने इस सिचुएशन को नाम दिया कि क्या है, एक कांस्टेंट वॉर एंड फियर की स्टेट है, एक सदैव चलने वाले युद्ध और डर की स्थिति है। इस स्थिति से अपने आप को निकालने के लिए उन्होंने एक माध्यम ढूंढा कि क्यों ना हम सारे इंडिविजुअल एक साथ आ जाएं और कुछ नियमों के थ्रू अपने आप को गवर्न करना शुरू करें। और यहीं से रूल ऑफ लॉ का आइडिया जन्म लेता है।
तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रूल ऑफ लाइट की जो रूल ऑफ लॉ का आइडिया है वो क्या है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। रूल ऑफ लॉ एंड विल ऑफ पीपल। इस स्लाइड में अब हम समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन और विल ऑफ पीपल जनता की इच्छा, इसमें क्या संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रूल ऑफ लॉ है यानी कानून का शासन है वो कहीं जनता की इच्छा का ही शासन हो। इस बात को हम अब समझने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया पीछे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने सेम जो थ्योरी अभी हमने पीछे बात की, उस थ्योरी में कुछ बातें कही अगर हम उनको कंक्लूड करें, और उस 7-8 बातों में से जो मुख्य बात हमारे समझने के लिए है वो पहली ये है उनमें से कि रूल ऑफ प्री डिसाइडेड लॉ, यानी कि हमें इस कॉन्फ्लिक्चुअल भरी दुनिया से निकलकर एक ऑर्डर्ड एंड पीसफुल लाइफ जीने के लिए, एक व्यवस्थित और क्या कहते हैं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ रूल्स का पालन करें। पर कैसे रूल? प्री डिसाइडेड लॉ, यानी ऐसे लॉ जो हमने पूर्व निर्धारित किए थे, यानी पालन करने के टाइम से पहले। जैसे कि मान लीजिए आज तारीख है 14 जनवरी और 14 जनवरी से आपको किसी नियम को पालन करना है, आपको रूल ऑफ लॉ स्टार्ट करना है, तो किन नियमों का शासन होगा? वो नियम जो 14 जनवरी रात 12 बजे से पहले डिसाइड किए गए थे, यानी 13 जनवरी को जिन नियमों पर आपने साइन करा होगा वो। जैसे कि हम सब लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने आप को रूल करते हैं, ठीक है। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो अब 26 जनवरी 1950 के बाद से, यानी 27 जनवरी से जो रूल शुरू हुआ वो किसका रूल था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, प्री डिसाइडेड लॉ। 27 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक प्री डिसाइडेड लॉ बन गया और अब हम लोग उसके थ्रू अपने आप को गवर्न करते हैं। तो ये हुआ रूल ऑफ लॉ। दूसरी तरफ उन्होंने बात समझाई सॉवरेंटी के कंसेप्ट की। उन्होंने बताया कि सॉवरेंटी लाइज इन द लॉ, यानी सॉवरेंटी का मतलब क्या? सॉवरेंटी का कंसेप्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। सॉवरेंटी का हिंदी अर्थ होता है संप्रभुता। किस चिड़िया का नाम है संप्रभुता? तो संप्रभुता दरअसल इसका अर्थ है, अगर हम सरल शब्दों में समझे तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट अथॉरिटी, ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसका कोई चुनौती ना करे। और ऐसी चुनौती ऐसी शक्ति क्या हो? ऐसी शक्ति है लॉ। लॉक ने अपनी थ्योरी में कहा कि सॉवरेंटी जो है वो कहाँ लाई करनी चाहिए? लॉज में। यानी सॉवरेन कौन होने चाहिए? लॉ। संप्रभु क्या होगा? कानून। यानी कानून सबसे ऊंची हाईएस्ट अथॉरिटी होंगे और उन कानूनों को हमेशा माना जाएगा। हर काम उस कानून के थ्रू होगा। शासन कानून के द्वारा, कोई नया कानून बनेगा तो वो भी पूर्व निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, कानून में बदलाव करना है तो वो भी पूर्व निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, कोई डिसीजन लेना है तो पूर्व निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, किसी डिसीजन को लागू करना है तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। तो हर काम कानून के द्वारा होगा। जो ये काम कर भी रहा है यानी सरकार, वो कानून से ऊपर नहीं होगी, वो भी कानून के अंतर्गत काम करेगी। तो सॉवरेन क्या होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक बुक है लॉ की, एक कानूनों की ऐसे लिखे गए रूल्स का एक बुक है, वो सबसे सॉवरेन है। यानी कि हम कह सकते हैं लॉ को सबसे पावरफुल माना गया। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो सरकार है यानी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ, जो आपके ऊपर इन लॉज को लागू करेगा, इन रूल्स को लागू करेगा, वो टेसिट कंसेंट पर बेस्ड होने चाहिए। टेसिट कंसेंट यानी गवर्नमेंट को जो पावर दी जाएगी, गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि उनकी फिलॉसफी के अनुसार जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लॉ की फिलॉसफी के अनुसार जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरीके से टेम्पररी है इस अर्थ में समझते हैं। वापस हम अपने ABCD वाले उदाहरण पर जाते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ABCD E ने आपस में कर लिया कि हम सब नियम मानेंगे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट BCD E ने A से किया था
कि जब भी हम सब के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तुम डिसीजन लोगे। पर उन्होंने ये कहा कि ए को हमारा हित, जो हम लोगों का एक सर्वश्रेष्ठ हित है, वो क्या है कि हमारा फील्ड प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हो, ये हमेशा माइंड में रखना है। और अगर वो इस कार्य को करने में फेल होता है तो हम उससे ये अथॉरिटी छीन लेंगे। यही हुआ टेम्पररी कंसेंट, यानी उन्होंने ए को डिसीजन मेकिंग की ताकत दी, उसे लागू कराने की भी ताकत दी, पर इस शर्त पर कि वो निर्णय यह ध्यान में रखकर लेगा कि उसका हर निर्णय उनके प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में योगदान दे, उनके फील्ड वर्क को अच्छा बनाने में योगदान दे, ना कि उसे स्वार्थी निर्णय लेने। और जैसे ही वो स्वार्थी निर्णय लेगा वो उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकते हैं। अब इसी आइडिया को आप अपने देश में या अपने समाज में लाकर रख लीजिए, या फिर आप लॉक की थ्योरी में ले जाके फिट कर दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब सरकार से, तो ये कहा गया कि सरकार की कुछ दायित्व हैं। लॉक ने उन दायित्वों को 3 नाम दिए, जैसे कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लोगों को जीवन की स्वतंत्रता हो, फ्री रहने की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, और उनको प्रॉपर्टी का अधिकार, लोगों का अपने जीवन पर अधिकार हो, यानी राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हो, और राइट टू प्रॉपर्टी। इन 3 अधिकारों को लॉक ने कहा। आज ऐसे कई सारे अधिकार हो सकते हैं जिन्हें हम जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश में आज बहुत सारे हैं। उस समय लॉक ने 3 की बात कही और कहा कि अगर सरकार इन तीनों को प्रोटेक्ट करने से फेल हो जाती है तो हम लोग अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं और किसी और के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट करके उसे सरकार बना सकते हैं। और यहीं से हमारे देश में डेमोक्रेसी का सिस्टम है। देखिए, हर डेमोक्रेसी में यही होता है, हम चुनाव करते हैं, सरकार को कंसेंट देते हैं, एक पार्टी को या कुछ लोगों के ग्रुप को कंसेंट देते हैं कि आप लोग सरकार मिलकर सरकार चलाइए, और अगर वो हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने वादों को पूरा करने में फेल होते हैं तो अगली बार हम उन्हें वोट देने से मना कर देते हैं, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, और जैसे उन्हें वोट नहीं मिलेगा वो सरकार नहीं चला सकते, हम किसी और कैंडिडेट को जिता देंगे, वो कैंडिडेट जीतेंगे, वो जाके सरकार बनाएंगे, अब उन्हें हम मौका देंगे। तो टेम्परेरी कंसेंट है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के लिए। अभी यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या है ये चुनाव कि यूपी की जनता ने 5 साल के लिए एक सरकार को मौका दिया, उन्होंने सरकार चलाई। अब यूपी की जनता डिसाइड करेगी कि क्या सरकार ने अपने किए गए वादों पर काम किया या नहीं किया। अगर उन्हें लगता है उन्होंने किया तो उन्हें दोबारा वोट दे सकती है, नहीं किया तो दोबारा वोट ना देगी। अगर वोट नहीं देगी तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपना कंसेंट, अपनी जो स्वीकृति, अपनी सहमति थी, वापस ले लिया। और इस सेंस में अगर समझे तो गवर्नमेंट जो आधारित है वो टेसिट कंसेंट यानी टेम्पररी कंसेंट यानी अस्थायी स्वीकृति पर आधारित है, जो परमानेंट नहीं है। आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके सत्ता दे दी गई, शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया, ये नहीं कि आप परमानेंट कुर्सी पर राजगद्दी संभल के पसर जाएंगे। जनता है, आपको उठा के फेंक देगी, क्योंकि आपका को पावर दी ही इसलिए गई है ताकि आप जनता का भलाई कर सकें। अगर आप जनता की भलाई करने में फेल हो जाएंगे तो जनता के पास ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करे और किसी और को मौका दे। तो अगर आप इन तीनों बातों को जोड़े जिनका मैंने डिस्कस किया कि लॉ का शासन होना चाहिए, लॉ सबसे सुप्रीम होने चाहिए, लॉ क्या, प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड लॉज का शासन होना चाहिए, और जो इन लॉज को लागू कराएगा या जो इन लॉज में बाद में बदलाव कर सकता है या जो इन लॉज के अनुसार हमें गलत करने पर सजा देगा, जैसे कि हमारे लॉज में बदलाव करने और बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव को है, उन्हें लागू करने का एग्जीक्यूटिव को, न्याय करने का जुडिशरी को, ये तीनों को, ये सब को जो हमने कंसेंट दिया वो क्या है, टेम्पररी है। अगर ये सब अपनी ड्यूटी में फेल हुए तो जनता जिसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकती है। तो इस कहानी से आपको ये बात समझ आई होगी, 2 बातें समझ आई होंगी। पहला कि सबसे पावरफुल क्या है, लॉ, और दूसरी बात, जिनको इस लॉ के माध्यम से शासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है वो भी इस लॉ के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी नियमों के अनुसार ही काम करना है,
नियमों के दायरे में रहते हुए शासन चलाना है, नियमों के अनुसार ही न्याय करना है, नियमों के अनुसार ही इम्प्लीमेंटेशन करना है और नियमों के अनुसार ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस चलेगा। सब कुछ नियमों के अनुसार। तो नियम सबसे सर्वोपरि, यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि। पर समझने की बात है इन दोनों के बीच का कनेक्शन, और वो समझने के लिए इस खेल के मैदान में उतरेंगे रूसो। रूसो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर है। उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहा अपने तरीके से, अपनी फिलॉसफी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि दरअसल सबसे पावरफुल, सबसे सॉवरेन जनता है, जनता की इच्छा है। कैसे? इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और हमारे इस विषय कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से समझिए कि रूल किसने डिसाइड किए थे? जनता ने। शासन कौन करेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? जनता। शासन से आपको हटाने की और बिठाए रखने की ताकत किसमें है? जनता में। तो अंततः शासन किसका है? जनता का। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा वैसा हो गया होगा, ज्यादा ही एकेडमिक हो गया। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल से समझिए कि ABCD वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ABCD जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने किया, और अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक सिचुएशन आ गई। सिचुएशन आई कि भैया जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें किस लैंग्वेज में बात करेंगे? ए बी जो थे, ए और बी, वो थे इंग्लिश में अच्छे, बाकी तीन जो बचे वो थे हिंदी में अच्छे। तो ए ने सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के मामले में डिसाइड करेगा, ए ने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना बाइलिंगुअल मेथड से किया जाए। पहले हिंदी वाला शुरू करे, फिर इंग्लिश वाला कुछ उसमें बताए, फिर हिंदी वाला, फिर इंग्लिश वाला, कुछ ऐसे करके मिला जुला सा एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक व्यक्ति डी, उसको कहा ना मैं तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ काम, मैं जा रहा हूँ अब अलग, मैं अपना करूंगा। और वो भाई साहब कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ अलग, मेरे से काम मुझे दे दो। अब वो अपने काम को, अपने पन्ने वन्ने फाड़ के ले जाने को तैयार होने लगा। अब तो ABCD के लिए खतरा। तो ए ने अपनी पावर का यूज करते हुए डी को बाध्य किया कि वो अपने किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर को फुलफिल करे, अपने प्रॉमिस को जो कॉन्ट्रैक्ट करके उसने साबित कहा था कि वो उनके साथ काम करेगा, उसको फुलफिल करे। और इस प्रकार से इन सब ने मिलकर एक तरीके से उसको फोर्स कर दिया ए के थ्रू कि चलो तुम काम करो। और अंत में बेचारा डी, कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि बिना ग्रुप का प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाता, कोई ग्रुप से मिला नहीं, इन्होंने मिलने नहीं दिया, मतलब पूरी पावर लगा के इन्होंने डी को वापस कॉन्ट्रैक्ट मानने पर मजबूर कर दिया। तो क्या डी को फोर्स किया गया? या जैसा कि रूसो कहते हैं कि डी को उसी की इच्छा मानने पर मजबूर किया गया। डी ने बिना स्वार्थ भाव से, जब वो निस्वार्थ भाव से चीजें सोच रहा था, तो इस बात पर स्वीकृति की थी कि वह अपने बाकी साथियों यानी ए, बी, सी और ई के साथ मिलकर अच्छे से इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। पर अब डी के मन में स्वार्थ पनप गया, वो अपने हिस्से के काम को ले जाकर अच्छे से खुद ही अकेले प्रेजेंट करना चाहता था। और अब इन चारों ने मिलकर ए के थ्रू उसे फोर्स किया कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की बात पर कायम रहे। तो क्या अब डी जो काम करेगा वो ए के इशारे पर करेगा, या ये वही इच्छा का पालन कर रहा है जो उसने पहले साइन की थी? तो डी वही काम कर रहा है जिसको करने के लिए उसने पहले सहमति दी थी, उसे वही काम करने पर फोर्स किया जा रहा है जिसे करने के लिए वह तैयार था जब वह निस्वार्थ भाव से सोच रहा था। तो एक तरीके से इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि ये लोग अपनी निस्वार्थ इच्छा के थ्रू अपने ऊपर शासन कर रहे हैं। अनकरप्टेड जो इनका विल है, जो प्योर विल है, जो इनका ट्रू डिजायर्स है, जो इनके क्या कह सकते हैं, सेल्फिश भावनाओं से मुक्त जो इनके आइडियाज थे, जिनको रखकर इन्होंने लॉज बनाए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक खुद को गवर्न करने का तरीका बनाया था, ये उनके थ्रू अपने आप को शासित कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम समझें तो एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ
जनता की इच्छा का ही शासन है, हम लोगों की खुद का इच्छा का शासन है। जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम लोगों के फोर फादर्स यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे हमारे, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया? भारत के नागरिकों के द्वारा। भारत के नागरिकों ने नियम लिखे और ये डिसाइड किया कि आज से, जैसा कि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना में पढ़ोगे, कि हम खुद इसको एडॉप्ट इनेक्ट करते हैं और अपने आप को गिव टू आवर सेल्फ, ये संविधान देते हैं। हमने खुद ही इसको अडॉप्ट किया, खुद ही इसको इनेक्ट किया और खुद को ये जो नियमों की पुस्तक है इसको सौंप दिया। और अब हमने ये प्रण लिया कि हम अपने आप को इसके थ्रू गवर्न करेंगे। तो एक्चुअल में हम लोग अपनी ही इच्छा का पालन कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ और जनता की इच्छा के शासन में कोई खास अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ से हेड, दूसरी तरफ से टेल। एक तरफ से रूल ऑफ लॉ दिखता है, दूसरी तरफ से रूल ऑफ पीपल दिखता है। यानी एक तरफ से वो आपको कानून का शासन दिखेगा और दूसरी तरफ से वो जनता की इच्छा का शासन दिखेगा। तभी तो आपको जहां लोकतंत्र दिखेगा वहीं रूल ऑफ लॉ दिखेगा। जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, वहां पर आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे किंगशिप है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, जहाँ पे राजा एक शासन करता है, किंगडम शासन करता, किंग जो है शासन करता है, मोनार्की है, जहाँ पर वहाँ जो राजा चाहेगा वो होगा। ऐसे ही जहाँ पर आर्मी का रूल है, वहाँ जो आर्मी चाहेगी वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ पर अब आर्मी रूल है, आर्मी जो चाहती है वो होगा। वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ दरअसल अपने ट्रू सेंस में आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा। और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों की इच्छा से सब कुछ चलेगा वहां पर। वही कानून एक्चुअल में कानून बन पाएगा और लागू हो पाएगा जिसको जनता समर्थन देगी। वही व्यक्ति सरकार चला पाएगा जिसको जनता समर्थन देगी। वही व्यक्ति पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा जिसको जनता ये अलाउ करेगी कि हाँ आप पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर एक तरीके से देखें तो रूल ऑफ लॉ और जनता की इच्छा का शासन, ये दोनों के दोनों एक ही सिक्कों के दो पहलू। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के शासन में संबंध है, यानी भारत का संविधान और कानून का शासन कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इस चीज को समझने के लिए, इस संबंध को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, वो किन तरीकों से, किन प्रावधानों के माध्यम से फंक्शन करता है, किस प्रोसीजर के थ्रू वो फंक्शन करता है, कैसे ऐसे कौन से प्रोविजन है उसके अंदर जो कि रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी को, रूल ऑफ लॉ के आइडिया को एक प्रैक्टिकलिटी बनाते हैं, एक वास्तविकता बनाते हैं। अगर सोचिए हम लोगों के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, या अचानक से हमारे देश की जनता ये कहने लगे कि आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, तो क्या आप जो अगला सवेरा होगा, मान लीजिए किसी रात को भारत सोता है और अचानक से अगली सुबह उठकर सब कहते हैं कि आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, पर अगर ऐसा होता है तो क्या आप उससे अगले दिन रूल ऑफ लॉ देख पाएंगे? नहीं। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इसका छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करी, लगाई देश पर, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए थे वो सब जीरो हो गए, वैल्यू नहीं रही, आपको प्रोटेस्ट नहीं किया जाने लगा, आपको जेल में उठा के जाने लगा, यानी एकदम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू कम हो गई। इंदिरा गांधी अब लीडर हो गई सुप्रीम, वो जो कर रही है मन कर रहा है जिसको जेल में डाल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, मन कर रहा है जहां पर पाबंदी लगा दी जा रही है, मन कर रहा है जिसको हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। तो अचानक से आपने देखा रूल ऑफ लॉ भी गायब हो गया। और इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना हो तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, और अगर हम रूल ऑफ लॉ के आइडिया और फिलॉसफी में विश्वास ना करें, हम लोग जनता की इच्छा के शासन
में विश्वास ना करें तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अचानक से इंदिरा गांधी को लगा कि जनता की इच्छा का क्या ही है, छोड़ो उसको, आज से मैं जो चाहूंगी वो होगा, और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के इमरजेंसी घोषित कर दी, गया रूल ऑफ लॉ। तो दोनों के दोनों जरूरी हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने विभिन्न प्रोविजंस के माध्यम से इस रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी को वास्तविकता बनाता है। ठीक है, और इस पहली कड़ी, इसी कड़ी में जो हमें सबसे पहली चीज समझनी है वो है हमारे आगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत समय से ये शब्द सुना होगा, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, सिविक्स में, फिर 11वीं में, 9वीं 10वीं में पॉलिटी में, सिविक्स में ही, फिर उसके बाद 11वीं में क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपने इसी शब्द को पढ़ा होगा। आप अपने ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा हो। तो फंडामेंटल राइट्स आप वर्ड बहुत बार समझते हैं। अगर इसके अर्थ को हम समझें तो हमें दो चीजें समझनी है। एक तरफ ये अधिकार है, तो अधिकार तो बहुत चीजें हैं, वोट देना भी हमारा अधिकार है और जीवन जीने का भी हमारा अधिकार है, पर राइट टू लाइफ ये हमारा फंडामेंटल राइट है, पर वोट देने का राइट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अधिकार तो हमें संपत्ति का भी है, संपत्ति रखने का भी है, पर वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट उन्हीं राइट्स में से कुछ विशेष राइट होते हैं। इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा गया, ये वर्ड मौलिक क्यों यूज किया गया अधिकार के साथ, इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरी है इस वर्ड के अर्थ को समझना। मौलिक, फंडामेंटल, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब समझिए कि आप हाईवे पे जा रहे हैं और 2-3 सिनेरियो में इसी सेम कहानी को समझते हैं। आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप फिर भी गाड़ी को कुछ दूर चलाकर ले जा सकते हैं। दूसरी बार आप सेम हाईवे पे गए, आपके चारों टायर ही फट गए, फिर भी रिम के बल पर आप गाड़ी को थोड़ी दूर चला के ले जा सकते हैं। आप अगले दिन हाईवे पे जाने के लिए निकले और देखा कि आप रात में शीशा बंद करना भूल गए गाड़ी का, गाड़ी के अंदर कुत्ते घुस के सीट वीट फाड़ दिए, आप फिर भी गाड़ी चलाकर अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, अचानक से आपकी गाड़ी पर कुछ आकर गिरा और विंडशील्ड टूट गई, आप उस कांच को हटाकर फिर भी गाड़ी ड्राइव करके चल सकते हैं। यानी गाड़ी के टायर पंचर हो गए, गाड़ी के टायर फट गए, गाड़ी केवल रिम पर आ गई, विंडशील्ड टूट गई, सीट खराब हो गई, गाड़ी की छत उड़ जाए, हर कंडीशन में गाड़ी चल जाएगी। पर सोचिए गाड़ी का एक्सल टूट जाए, जो दो पहियों को जोड़ता है, आगे और पीछे वालों को जो डंडा है वो जो जोड़ता है, जैसे कि मैं आपको यहां दिखा दूं, जैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी के 2 टायर हैं, ठीक है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो डंडा से जोड़ रहा है ये होगा एक्सल, ठीक है। ऐसे ही 2 आगे होंगे, एक आगे होगा, 2 चक्के आगे होंगे तो 2 एक्सल होगा। एक जैसे कि मान लीजिए एक टायर यहाँ पर है और एक टायर यहाँ पर है, तो एक एक्सल यहाँ पे भी होगा इन दोनों के बीच में, तो ये है एक्सल। और ये एक्सल कर जाए ब्रेक, ये हो गया भैया टूट। तो अब एक पहिया जाएगा लेफ्ट, एक पहिया जाएगा राइट, एक जाएगा उत्तर में, एक जाएगा पूर्व में। अब आप गाड़ी ले दिखाइए, नहीं दे सकते। तो यानी गाड़ी को चलाने के लिए ये एक्सल फंडामेंटल है, व्हील फंडामेंटल है। गाड़ी का पहिया निकल के भाग जाए तो तब आप गाड़ी को कैसे चलाएंगे, व्हील फंडामेंटल है। इसलिए आपने गाड़ी के जो पुराने रूप देखे होंगे, जैसे बुल्लक कार्ट, वो क्या था कि 4 पहियों को एक डंडे के उससे जोड़कर उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्त बना दिया गया, उसको गाड़ी खिंचवाया जा रहा है बैल या किसी और जानवर की मदद से। ये गाड़ी का पहला रूप है। तो यानी फंडामेंटल क्या है गाड़ी के लिए, व्हील और एक्सल। अगर ये ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सेम ऐसे ही ये वो राइट्स हैं जो ना हो तो आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। इसको समझिए इस तरीके से कि हम सब जो मानव जो है, हम सब के जीवन में हम कुछ परेशानियों के साथ ही जन्म लेते हैं। कोई अगर गरीब है तो गरीबी के कारण परेशानी है, कोई ऐसे समाज में पैदा हो गया है जहाँ पर जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा है और वो निम्न जाति में पैदा हुआ, जैसे कि हमारे अम्बेडकर जी, तो उन्हें बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन जो थी, एडवर्स सिचुएशन को सामना करना पड़ा।
सेम ऐसे ही बहुत से हमारे देश के नागरिकों को महिला होने के नाते बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से होती हैं। अब सोचिए उसमें कोई और प्रॉब्लम बढ़ सके। वो प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी कि आपको घर से निकलने की आज़ादी नहीं है, आपको मंदिर में पूजा पाठ करने से रोक दिया गया केवल आपकी किसी निम्न जाति होने के कारण, आपको गरीब होने के कारण किसी रेस्टोरेंट में एंट्री से रोक दिया गया, आप एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते हैं और उसके बीच का रास्ता एक अब ऊंची जाति के गांव से होकर गुजरता है, इसलिए निम्न जाति के लोग अब उस गांव तक नहीं जा पा रहे। आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने का अधिकार आपको छीन लिया गया। तो आपको घूमने फिरने, खाना खाने, पूजा पाठ करने जैसे बेसिक अधिकार आपसे छीन लिए जाए। अब आपके जीवन और कठिन हो जाएगा। तो ये अधिकार वो जरूरत है आपकी जो आपको एक सहज जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। जैसे कि आपको बोलने की आजादी हो, आपको एक साथ मिलने सभा सम्मेलन करने की आजादी हो, आपको अपने धर्म की उपासना करने की आजादी हो, आपको अपना जीवन अपनी चॉइस के अनुसार जीने की आजादी हो, आपको देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी हो, आपको कोई भी काम करने की आजादी हो। देश में जब जाति व्यवस्था थी तो लोगों को कोई काम भी नहीं करने दिया जाता था। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, आपके माता पिता दादा दादी जो काम करता है वही काम कीजिए। आप भले ही कितने संस्कृत के विद्वान पंडित हैं, आपको बहुत संस्कृत आती है, आपने सीख लिया है, पर अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो आप पूजा पाठ और पुरोहित का काम नहीं कर सकते। तो काम करने से आपको रोकना, सोचिए कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में कभी उस सिचुएशन से निकलकर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये वो जरूरत है, ये राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, ये वो जरूरत है जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मौलिक है। जैसे कि गाड़ी के लिए पहिया और एक्सल, उस तरीके से मौलिक है। और इसीलिए बाकी राइट्स से इनको अलग रखा जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ ऐसे ही राइट्स को अलग रखा और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 कुछ ऐसे आर्टिकल्स और उनके डिटेल्ड प्रोविजंस लिखकर हमें प्रोवाइड किए कि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके अगले दिन से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोगों ने खुद को ही आज से ये मौलिक अधिकार दे दिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने एक सरकार बनाई और उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को लागू कराए। और सरकार भी अगर फेल होए तो भी हमने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जुडिशरी को ये पावर दी कि वो हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सके, हमें शोषण से बचा सके, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिला सके। तो यही तो है रूल ऑफ लॉ। यही पूरी कहानी तो हम समझते आए हैं कि हमने अपने डिसाइडेड लॉ के माध्यम से किसी को सत्ता में बिठाया है और अगर कुछ गलत होता है तो वो उसी रूल का फॉलो करते हुए उसे ठीक करता है। तो फंडामेंटल राइट वो प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को लागू करता है। और केवल यही नहीं है, ऐसे बहुत से प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल अगला हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? फंडामेंटल राइट से ही अगला चैप्टर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इसी की चर्चा करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य यानी स्टेट जिसे आपने गवर्नमेंट बनाया है, नीति यानी उसकी पॉलिसी, राज्य की जो पॉलिसी है उसके लिए निर्देश है ये एक तरीके से। तो ये ऐसे तत्व हैं जो राज्य के नीति निर्माण, नीति लागू करते समय उसके लिए निर्देश का पालन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपना गांव छोड़कर शहर में कमाने के लिए आते हैं और आपके पिता गांव अपना घर छोड़ने से पहले आपके माता पिता आपको बिठाते हैं और आप कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। ज्ञान की बातें क्या बताते हैं? जैसे कि बेटा जाना, बहुत मेहनत से अगर आप कमाने आए तो कमाना, पढ़ाई करने के लिए आए तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर दोस्ती यारी में समय बर्बाद मत करना। तो ये क्या है? निर्देश है माँ बाप के। आप आकर इनका पालन करें ना करें बात अलग है, पर माता पिता ने आपको निर्देश दिए।
सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश में ये कहा गया है कि सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नेंस के दौरान, अपने नीति निर्माण के दौरान और नीति लागू करने के दौरान। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं पंचायत का, ठीक है। हमारे देश के इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था पहले से थी, जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तब से, ठीक है। 1990 के दशक में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, किसको, पंचायत को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, लोकल बॉडीज को बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से थे। और राज्य को ये निर्देश था एक तरीके से कि राज्य जो स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत जैसे बॉडीज की स्थापना करें। और इस निर्देश का पालन करते हुए बहुत से राज्यों ने किया। जैसे बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत की स्थापना हुई, राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। तो ये राज्य के लिए निर्देश थे। इन निर्देशों के माध्यम से क्या है, ये हमारी तरफ से एडवाइस है, जनता की तरफ से एक तरीके से एडवाइस है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार को ये काम करने चाहिए अपनी पॉलिसी मेकिंग के दौरान। तो इस प्रकार के गाइडलाइंस को अगर सरकार पालन करे तो सरकार हमारे लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम कर सकती है। और जैसे जैसे लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारी लाइफ में पीस एंड ऑर्डर बढ़ता जाएगा और रूल ऑफ लॉ उतना स्ट्रांग होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एक तरीके से इस चीज को सत्य करने में, वास्तविकता बनाने में एक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगली जो चीज है वो है सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर किस चिड़िया का नाम है? इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ऐसे ही समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हुआ एक ही काम के कई हिस्से कर देना और फिर उनकी जिम्मेदारी कुछ अलग अलग लोगों को बांट देना। और डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि 50 काम है आपके पास, तो एक एक काम 50 लोगों में आपने बांट दिए, उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन का मतलब है कि जैसे हमारे देश के पास मान लीजिए 100 काम है, तो आपने क्या किया, कहा कि 50 काम सेंट्रल सरकार संभाल लेगी और 50 काम राज्य सरकारें संभाल लेंगी। तो ये होगा डिवीजन ऑफ पावर। अब जो 50 काम आपने केंद्र सरकार को दिए उनमें से एक काम था, मान लीजिए हम लोगों की विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना। अब इस चीज के लिए लॉ बनाने पड़ेंगे, जैसे कि नई आर्म फोर्स अगर स्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो लॉ बनाएगी लेजिस्लेचर, लागू कराएगा उसको एग्जीक्यूटिव, जिसका हिस्सा हमारे एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और एक टेम्पररी यानी मंत्रिमंडल। ये दोनों मिलकर काम करेंगे और एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाएंगे। और अगर उसमें कोई गलती होती है, अगर उस लॉ में कुछ ऐसा गलत है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, अदरवाइज वो लागू हो सकता है। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर एक काम को कर रहे हैं। तो यानी जब अलग अलग एक ही काम को कंपोनेंट्स के आधार पर अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए और जब तक वो सारे एक साथ काम नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो ऐसे चीज को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। बहुत से बच्चों को शायद अभी भी ना समझ आया हो, तो उनके लिए एक एग्जांपल है, मैं उससे समझाता हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग को थोड़ा माइंड कीजिएगा, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और इसलिए हम बना लेते हैं एक लाइन, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं इसको, कट। अब एक कहानी सुनिए। कहानी है कि आप गली में ऐसे घूम रहे थे और घूमते घूमते आपका मन किया कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, और आप पिज़्ज़ा खाने पहुंचे। रास्ते में आपको
आपके 3 दोस्त और मिल गए। अब आप घर से पर्स में 100 रुपये लेकर निकले थे कि डोमिनोज से हमें एक स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा मिल जाएगा और मेरा तो जुगाड़ हो जाएगा। अब रास्ते में आपके 3 जिगरी ने आपको पकड़ लिया और उन्हें पता कहाँ जा रहा है भाई पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, कहा मैं भी खिला। तो कहा भाई आपने कहा कि यही 100 रुपये हैं, चल भाई खा लेना तुम भी। आप डोमिनोज में गए या आप जो भी पिज़्ज़ा आप पसंद करते हैं वहाँ गए, आपने एक छोटा पिज़्ज़ा लिया। और पिज़्ज़ा में क्या होता है कि आमतौर पर ऐसे पिज़्ज़ा होता है, ये गोल पिज़्ज़ा है, थोड़ा गोल नहीं है, कोई नहीं, ऐसे उसकी 4 स्लाइस वो काट कर दे देता है। अब इन्होंने एक एक स्लाइस उठा ली। इस पर समझ लीजिए कि ये पनीर के दाने लगे हुए हैं, ये पनीर है भाई, ठीक है, पनीर के पीसेस लगा दिए, ये ओनियन का छिलका लगा दिया, इस पर भी ओनियन रख दिया, ठीक है, यहाँ 2 ओनियन ज़्यादा रख दिए, 1 ओनियन, और ये यहाँ भी एक पनीर का टुकड़ा छोटा रख दिया, यहाँ भी हमने एक पनीर बना दिया, और ये एक ओनियन, और ओनियन पनीर का उन्होंने पिज़्ज़ा लिया और ये 4 स्लाइस काट लिए। और अब उसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते उसने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड को एक स्लाइस दिया, दूसरे फ्रेंड को एक और स्लाइस दिया, तीसरे फ्रेंड को एक और स्लाइस दिया, और चौथे फ्रेंड को एक और स्लाइस दिया। अब ये जो स्लाइस का डिवीजन हुआ ये है डिवीजन, इसे कहेंगे अब डिवीजन। तो एक तरीके से आपने क्या किया कि पूरे के पूरे पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े किए और चारों को एक एक हिस्सा दे दिया, ठीक है। ये ऑनियन और हमने प्याज उस पर लगा दिया उनके फ्लेवर के लिए, मजा आएगा बेचारों को खा के। और ये उसने अपने 4 दोस्तों को कहा कि लो भाई खा लो पिज़्ज़ा। अब आप एक चीज नोटिस करें, दूसरी तरफ दूसरा इंसिडेंट हुआ, अगले दिन वो फिर पिज़्ज़ा खाने पहुंचा। अब की बार उसको दोस्त नहीं मिले, ठीक है, अब उसे दोस्त नहीं मिले। इस बार वो पिज़्ज़ा पहुंचा, उसने बड़े मन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सेम ऐसा ही पिज़्ज़ा उन्होंने दे दिया। इस बार उसने पिज़्ज़ा रखा, कह रहा यार क्या वाहियात पिज़्ज़ा ये, और गुस्से में उसने क्या किया, पिज़्ज़ा के सारे पनीर छाट कर एक तरफ रख दिए। 4 पनीर, ये रहे 4 पनीर उसने निकाल के भाई साहब ये रख दिए। उसने प्याज अलग कर दिए, ये रहे 4 प्याज के टुकड़े, और ब्रेड के टुकड़े उसने ऐसे ऐसे अलग निकाल कर रख दिए, तोड़ फोड़ दिए टेढ़े मेढ़े, लो खा लो अपना पिज़्ज़ा। और गुस्से में ऐसे तोड़कर चला गया भाई दुकान से। ये जो उसने किया ये था सेपरेशन, यानी उसने एक चीज को के कंपोनेंट बेसिस पर अलग अलग कर दिया। उसने पनीर को अलग कर दिया, उसने कैप्सिकम या ऑनियन जो भी आपसे कंसीडर करिए उसको अलग कर दिया, और ब्रेड को अलग कर दिया। अब सेपरेशन के केस में पिज़्ज़ा के एक स्लाइस को असेंबल करने के लिए, आपको एक पिज़्ज़ा के एक स्लाइस को एंजॉय करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप ये स्लाइस उठाएं, इस पर चीज़ लगाएं, ये प्याज रखें और यहाँ से पनीर उठाकर रखें और तब इसे खा पाएं। जैसा कि मैंने समझाया कि सेपरेशन के केस में एक ही काम के कंपोनेंट्स के बेस पर उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, और अब जब तीनों मिलेंगे तभी वो काम हो पाएगा। पर डिवीजन में ऐसा नहीं है। डिवीजन में एक स्लाइस ए फ्रेंड ने उठाई, दूसरी बी ने, तीसरी सी ने, डी ने, और तीनों ने पिज़्ज़ा का मजा लिया, उन्हें कुछ जोड़ना नहीं पड़ा। तो यहां पर क्या हुआ कि एक पूरे की जिम्मेदारी तीनों हिस्सों के साथ एक को बंदे को दे दी गई, और यही अंतर है सेपरेशन और डिवीजन ऑफ पावर के तरीके से, ठीक है। अब हम फिर से वापस अपने एकेडमिक उस पर आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये पिज़्ज़ा की दुकान बंद करते हैं हम लोग। हो जाए भैया डिलीट जल्दी जल्दी। ये डिलीट नहीं हो रहा है, जिद्दी हो गया है। चलिए हो गया डिलीट। तो हमने देखा कि सेपरेशन और डिवीजन में एक अंतर है। इसी तरीके से आप समझिए कि आपकी मम्मी गेहूं साफ कर रही है, गेहूं साफ करते हुए उन्होंने कंकड़ को और खरपतवार को अलग अलग कर दिया, यह है सेपरेशन। तो वापस से अगर आपको गेहूं वैसा ही बनाना तो आप क्या करोगे, उन सबको एक साथ मिला दोगे। तो अगर आपको पुराना गेहूं चाहिए तो उनको तीनों एक साथ चाहिए। और डिवीजन क्या है कि मम्मी ने कहा कि इस बार गेहूं थोड़ा ज्यादा मिला है, ले ये हिस्सा पिसवा दे, ये रख दे, तो उन्होंने गेहूं के दोनों हिस्सों को बांट दिया। या फिर उन्होंने कहा कि ये वाला हिस्सा मैं अभी साफ करूंगी, ये बाद में साफ करूंगी, तो 2 हिस्सों में बांट दिया, ये डिवीजन। तो सेम ऐसे ही एक काम को करने के लिए हमें 3 हिस्से उस काम के देखने को मिलते हैं अगर हम शासन के संदर्भ में से देखें। पहला नियम बनाना, दूसरा
उसको लागू कराना, और तीसरा उसकी न्याय की जांच करना या न्याय करना। और जब ये तीनों मिलेंगे तब एक काम पूरा होगा। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट दिया, फंडामेंटल राइट का, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन पहले आपका फंडामेंटल राइट नहीं था, तो सरकार को धीरे धीरे कई सालों बाद जागरूकता आई, तो उन्होंने, भारतीय सरकार ने एक संशोधन किया। संशोधन करना मतलब लॉ बनाना, तो लॉ बन गया। लॉ बनने के बाद इसको लागू करने की बारी आई, तो हमारे देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन स्कूल्स हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उन सब ने मिलकर उसको लागू किया। और अगर किसी बच्चे का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जुडिशरी के माध्यम से जाकर इसको लागू करवा सकता है। तो अब शिक्षा मिलना इस काम का मुख्य उद्देश्य था। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात को रखा, ये क्या सोच के रखा था कि एक्चुअल में शिक्षा बच्चे को मिल पाए। और ये शिक्षा कब मिल पाएगी? जब वो ये काम पूरा हो पाएगा। और ये काम कब पूरा होगा? जब ये तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब तीनों काम का एक साथ होना। तो सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से हमारे रूल ऑफ लॉ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकता है, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर के माध्यम से भी यही करता है, और ओवरबर्डन होने से बचाता भी है कि एक ही सरकार के मत्थे सारा काम ना मर दिया जाए, इसलिए काम को बांट दीजिए। जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के काम है वो केंद्र सरकार के पास है, जैसे कि बाहरी आक्रमण से हमारी सुरक्षा, विदेशी मामले और आपका टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे ही राज्य से जैसे मामले हैं, जैसे कि सेना नहीं, पुलिस राज्य सरकार से जुड़ा विषय है। ऐसे ही सड़क निर्माण, नाली निर्माण, ये पंचायत वगैरह से जुड़ा है। तो ऐसे काम की इंपॉर्टेंस के आधार पर उसे बांट दिया गया। इसीलिए आपको फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेट में नहीं देखने को मिला है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो एक सरकार के एक हिस्से के ऊपर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी ना हो और उसका सारे एरिया पर कंट्रोल भी ना हो जाए, इन दोनों को देखता है। और अगर गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल रहेगी, रूल सबसे ऊपर रहेगा, तभी रूल ऑफ लॉ हो पाएगा। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर दोनों मिलकर रूल ऑफ लॉ की फिलोसफी को चलाते हैं। उसके बाद आगे की बात आती है लीगल एंड पिनल कोड। लीगल एंड पिनल कोड क्या है? ये एक तरीके से ये भी एक लॉ बुक है हमारे देश में, इंडियन पिनल कोड, जिसमें क्राइम्स की व्याख्या है कि किस चीज को कब क्राइम माना जाएगा, उस क्राइम की कितनी, कैसे नेचर पर क्या सजा होगी, एक बार करने पर क्या सजा होगी, दोबारा रिपीट करने पर क्या सजा होगी। तो दरअसल ये पिनल कोड जो होता है, ये जैसे कि आईपीसी, ये जुडिशरी सिस्टम को, जस्टिस को लागू होने में मदद करता है, ठीक है। और ऐसे ही लीगल कोड्स तैयार कर सकते हैं, जैसे सरकार, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है, जबकि इलेक्शन सुचारू रूप से और लीगली और प्योर तरीके से हो पाए, जिसमें कोई हमें प्रॉब्लम ना दिखाई दे, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो इसीलिए लीगल कोड ऑफ कंडक्ट उस समय तैयार किए जाते हैं। तो लीगल और पिनल कोड दरअसल आचार व्यवहार के तरीके हैं, और ये दायरे तय करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जैसे क्राइम तय कर दिया गया कि ये चीज क्राइम है और ये चीज नहीं है, सजा तय कर दी गई इंडियन पिनल कोड में। लीगल कोड में व्यवहार तय किया गया कि चुनाव के समय कोई पार्टी कितना प्रचार कर सकती है, कितना खर्च कर सकती है। तो इस प्रकार की चीजें डिसाइड, इनके माध्यम से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल ऑफ लॉ की फिलोसफी को स्टेब्लिश करता है। सेम ऐसे ही अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म लॉज। न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म लॉज का मतलब क्या हुआ? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म लॉ, न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म लॉ का मतलब हुआ कि जो लॉज हैं, जो कानून है, जिनके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पे शासन कर रहा है, जैसे कि आपने अभी एनआरसी देखा, एनआरसी एक एक्ट है जो कि कानून बना। सेम ऐसे ही 370 आर्टिकल जो 370 था, उसके तहत उसको लागू करने के लिए एक हमारे पास लॉ था। ऐसे ही हमारी सीबीआई काम करती है। सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक लॉ के थ्रू काम करती है, जैसे लीगल लॉ। तो ऐसे जो लॉ हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हैं, दोनों लॉ यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी सबके लिए एक समान लागू होने चाहिए, और इनका नेचर न्यूट्रल होना चाहिए, यानी बायस्ड नहीं होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। ये कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने खून किया है
सजा भुगतिए, नहीं किया तो फ्री से घूमिए। न्यूट्रल और यूनिफॉर्म यानी सब पर एक जैसे लागू होंगे। प्राइम मिनिस्टर के भी लिए वैसे ही, एक भिखारी के लिए भी वैसे ही, एक प्राइवेट जॉब वाले के लिए भी वैसे ही, एक आईएएस के लिए भी वैसे ही, सेम तरीके से लागू होंगे। अगर ये चीज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो प्रोसेसिंग का तरीका है, जो उसमें डिफाइंड है कि कैसे लेजिस्लेटिव काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करेगी, कैसे जुडिशरी काम करेगा, इसके थ्रू इस चीज को वास्तविकता बनाता है और कोशिश करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये न्यूट्रलिटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कि सबके लिए कानून एक जैसा व्यवहार करे, सबको एक जैसा न्याय मिल पाए, सबके लिए एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाए और न्यूट्रल अनबाइस्ड होकर ये लॉस काम कर सके। और अगली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ जो मेक होंगे, जो लॉ बनेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा बनाए जाने चाहिए। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसके द्वारा, जैसे कि हमारे देश में सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। तो इस पॉइंट में क्या समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है जिसके थ्रू हम अगर फ्यूचर में कानून बनाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उससे फ्यूचर में, यानी आज अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो वो जो कानून बने वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द्वारा बनाए जाए। देखिए ABCDE, जब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी तो ABCDE जो थे वो 5 जने थे, इसलिए उन्होंने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये 500 होते तो भी बना लेते। हम कितने देश, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। ऐसा संभव है कि 130 करोड़ लोग एक साथ बैठकर ये नियम बना सके? नहीं। तो हमने इसको एक तरीका निकाला रिप्रेजेंटेटिव का, कि क्यों ना हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन ले और वो जाके नियम बना दे हमारे लिए। तब भी नियम तो हमने ही बनाया ना। तो लॉ मेकिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दरअसल उस प्रिंसिपल को फुलफिल करता है जो हमने पीछे पढ़ा था। और वो प्रिंसिपल क्या है कि रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू रूल ऑफ विल ऑफ द पीपल, यानी कानून का शासन जनता की इच्छा के शासन के समान है। एक तरीके से दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। और जब जनता ही कानून बनाएगी और वही कानून शासन करेंगे तो ये बात सही साबित होती है कि एक्चुअल में शासन जनता की इच्छा का हो रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा तब तक इस बात को इंश्योर करता है कि विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से, जिन प्रावधानों की मैंने चर्चा की यहाँ पर, कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ बना रहे। वो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर के माध्यम से, विभिन्न लीगल कोड या पिनल कोड के माध्यम से, और ये स्टैब्लिश कर कि जो लॉ बनेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द्वारा बनाए जाएंगे तभी वैलिड होंगे। कोई आकर एक ग्रुप, मान लीजिए कोई ग्रुप, कुछ 500-700 लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं कि हमने आज से ये नियम बनाए और ये लागू होगा, तो वो लागू नहीं होगा हमारे देश में। वो भले ही 1 करोड़ लोग हो तो भी लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ नियम वही लागू होगा और वही वैलिड होगा जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाएगी, क्योंकि वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। और वो जब बिल बनाएगी तो हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करेगा। लिटरली नहीं कि हम में से 130 के 130 करोड़ लोग वही चाहते होंगे, कुछ लोग भिन्न भी चाहते होंगे, पर लगभग मेजोरिटी देश के रूप में देखें तो वही चाहती है। और इस प्रकार से हम लोग ये व्यवस्था बनाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के माध्यम से, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, लीगल एंड पिनल कोड, न्यूट्रल यूनिफॉर्म लॉज और लॉ मेकिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इन प्रिंसिपल्स के थ्रू ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ बना रहे। तो यानी कि ये बात जो मैंने स्लाइड के शुरू में कही थी करीब करीब आधा घंटा पहले, वो ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना हो तो हम लोग रूल ऑफ लॉ नहीं देख पाएंगे। और अगर हम लोग रूल ऑफ लॉ की फिलोसफी में बिलीफ छोड़ दें, हम लोग जनता की इच्छा के शासन में बिलीफ छोड़ दें, हम लोग डेमोक्रेसी में अचानक से अपना बिलीफ हम जीरो कर दें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से हम समझते हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ इन रूपों से देख सकते हैं कि हाँ, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। आगे की चर्चा क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अपनी एक नई सेशन में, जहाँ पर हम इससे आगे की बातों की चर्चा करेंगे। अगर आप
में से कोई गलती हुई हो, कुछ रह गया हो, कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। अगर आपको मेरी कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। आपको मेरा काम और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये लाइक, आपका ये शेयर, आपका ये सब्सक्राइब एक ही जरिया है जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरीके से काम करने का, और मेरा जो ये प्रयास है आप लोगों की एक मदद करने का, अब वो और चलता रहेगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe the video, and thanks for watching. See you in next class. Good night. Goodbye.